सोल्जर्स अटैक के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। मेजर उनसे कहता है कि एनिमी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वे 20 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, पर सेंसर बता रहा है कि वे इंसान से काफी बड़े हैं, इसीलिए अलर्ट रहना। वेपन्स के साथ सोल्जर तैयार होते हैं और यहाँ स्क्रीन को ब्लैकआउट करके मूवी का टाइटल द ब्लैकआउट मूवी शुरू होती है। 1 महीने पहले मूवी का हीरो ओलेग एक बड़े स्टार होटल में हीरोइन एलेना को प्रपोज करता है और कहता है कि मेरे डैड इतने अमीर हैं कि इस होटल को खरीद सकते हैं और वे एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं। आई लव माय डैड, इसलिए मैं भी उनकी तरह एक मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब ये सुनकर एलेना इम्प्रेस हो जाती है और दोनों उसी होटल में स्टे करते हैं। अब दिखाते हैं कि धरती की कुछ जगहों को छोड़कर पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी होती है। बड़ी तादाद में लोग मर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देते हैं। उड़ती हुई फ्लाइट भी अचानक खराब होकर गिर जाती है। ओलेग और एलेना के कमरे के बाहर कई ड्रोन उड़ रहे होते हैं और दोनों इसे किसी बड़ी मुसीबत की निशानी समझकर तैयार होते हैं और होटल के मेन एरिया में आ जाते हैं। तभी टीवी पर फ्लैश न्यूज आता है कि दुनिया की 1-2 सिटीज को छोड़कर पूरी दुनिया अंधेरे में है, यानी ब्लैकआउट हो गई है। टीवी, फोन, इंटरनेट इत्यादि भी कट हो चुके हैं। क्या ये सब युद्ध के लक्षण है या फिर कोई प्राकृतिक दुर्घटना है? इसका पता लगाने के लिए मिलिट्री ने ब्लैकआउट एरिया में ड्रोन्स भेजे हैं। ड्रोन्स के लौटने तक लोगों से निवेदन है कि वे घबराएं नहीं। बहुत देर के बाद ड्रोन्स के न लौटने से मेजर कुछ सोल्जर्स को लेकर हेलीकॉप्टर में ब्लैकआउट एरिया पहुंचता है। अब उनके साथ सेकंड हीरोइन ओलिया भी आती है जो एक जर्नलिस्ट है। हेलीकॉप्टर से वे देखते हैं कि नीचे लाइट्स बुझकर वहां अंधेरा हो गया है और ब्लैकआउट एरिया के एंट्रेंस पर हेलीकॉप्टर को पार करके सब उस एरिया के मॉल के अंदर जाते हैं और इमरजेंसी लाइट को फिक्स करते हैं। तब वे देखते हैं कि मॉल के अंदर हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। फिश टैंक की मछलियां, बाहर खेलते हुए बच्चे, ड्राइवर, सब के सब वहीं के वहीं मरे पड़े होते हैं। ये सब देखकर वे चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि पावर कट के टाइम पर ही इन लोगों की मौत हुई होगी और ये सोचकर वे पास के एक बिल्डिंग को चेक करते हैं। एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के फ्लैट में खाना रखा होता है। ये देखकर ओलिया कहती है कि ये 1 घंटे पहले ही तैयार किया गया होगा और उस हिसाब से घर के लोगों की लाशें यहीं होंगी। तभी एक सोल्जर एक कमरे में जाकर देखता है। अचानक उसे कुछ अटैक करता है। उसकी आवाज को सुनकर सब कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई खिड़की से कूदकर बाहर भाग रहा है। वे उसे शूट करने लगते हैं लेकिन वो तूफान की तेजी से बच निकलता है। तभी घायल सोल्जर कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, पर उसने टॉर्च मारकर मुझे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था और मेरे पैर पर भी शूट करके वो मेरी गन भी लेकर भाग गया। फिर वो उस सोल्जर को साथ लेकर वहाँ से निकलते हैं। अब ब्लैकआउट एरिया के बॉर्डर पर सशा नाम का एक लड़का बेहोश पड़ा होता है। वे उसे मिलिट्री कैंप में लेके जाते हैं और मौत के डर से लोग हर जगह पूजाएं कर रहे होते हैं। तभी सेकंड हीरो यूरा को गवर्नमेंट का एक इमरजेंसी मैसेज आता है। वो हालात की गंभीरता को समझकर अपनी बीमार माँ को पड़ोसी के घर छोड़ता है और मिलिट्री आउटपोस्ट के लिए निकल पड़ता है। ओलेग भी उसी आउटपोस्ट में होता है। ओलेग और यूरा के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन वहाँ पर लेडी मेजर मरीना आकर कहती है कि इस एरिया के पास की सिटीज को छोड़कर बाकी सभी जगहों में ब्लैकआउट हो चुका है और हमने अपनी टीमों को 70 टैंक के साथ ब्लैकआउट एरिया में भेजा था, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया और इसका कारण जाने बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें पहले अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना होगा। तुम्हारी टीम के सिवा और कोई भी ब्लैकआउट एरिया के अंदर जाकर जिंदा नहीं लौटा, इसीलिए हम सबको एक होकर उस अनजान दुश्मन को मिटाना होगा। ये सब कहकर वो टीम को ज्वाइन करती है। घायल लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिना मिलिट्री कैंप में आती है। अब उसे देखकर ओलेग खुश होता है और हैरान होकर पूछता है कि तुम डॉक्टर हो, मुझे बताया नहीं तुमने। इतने में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सोल्जर हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी मेजर सोल्जर से कहता है कि एनिमी सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वे 20 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे हैं। उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, पर सेंसर बता रहा है कि वे बहुत बड़े हैं, इसलिए अलर्ट रहना। अब अचानक कैंप में पावर कट हो जाता है। अंधेरे में सब चौंक करने खड़े होते हैं और एनिमी के पास आते ही अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। अगले दिन ओलेग आंखें खोलकर देखता है तो उसका सर एक बड़े भालू के मुंह के अंदर है। शायद ओलेग को खाते वक्त ही भालू मर गया था। अब वे भालू को क्रेन से उठाते हैं और ओलेग को स्ट्रेचर में लेके जाते हैं। फिर जूम आउट करके कैंप के बाहर दिखाते हैं कि भालुओं का एक बहुत बड़ा झुंड मरा पड़ा है। एलेना ओलेग का ट्रीटमेंट करती है और कुछ उनकी थोड़ी रोमांटिक बातें भी चल रही होती हैं। फिर एलेना वहाँ से चली जाती है। अब मरीना और मेजर डिस्कस करते हैं कि भालुओं का इतना बड़ा झुंड वहाँ आया कैसे। ये माइंड कंट्रोल करने वाली बात लगती है। इसके पीछे कौन है ये पता लगाना ही होगा। इतने में सशा सपने में किसी को देखकर चिल्लाता है और आंखें खोल पर उसके आगे एक आदमी होता है जो कहता है मेरा नाम ज़ेनिया है और मुझे इड ने तुम्हारे पास भेजा है। पहली वेव में दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो गई थी और दूसरी वेव में सारे जीव जंतुओं ने खुद को खत्म कर लिया और अब इस तीसरी वेव में बाकी बचे जीवों को हथियार बना दिया गया है जिससे वे एक दूसरे को मार गिराएंगे। ये सब एक आदमी माइंड कंट्रोल के जरिए कर रहा है। सिर्फ तुम उसके बारे में बताकर तीसरी वेव को रोक सकते हो। तुम्हें इड की मदद करनी होगी। ये सुनकर सशा चिल्लाने लगता है और सोल्जर अंदर आ जाते हैं। वो सोल्जर से कहता है कि इसे अंदर क्यों भेजा, न जाने ये कौन है और क्या बकवास कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोल्जर एक दूसरे को ताकते हैं और पूछते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब सशा चौंक कर ज़ेनिया को देखता है। तब ज़ेनिया कहता है कि मैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के अंदर नहीं, तुम्हारे माइंड के अंदर आया हूँ। अटैक के टाइम पर तुम ब्लैकआउट एरिया के बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और इसीलिए जिंदा बच गए। तुम इड से मिलने के लिए तैयार है ना? और ये कहकर ज़ेनिया गायब हो जाता है। फिर डॉक्टर साशा को चेक करके कहता है कि ये सिर्फ तो तुम्हारा वहम था। फिर मेजर और कुछ सोल्जर सच्चाई का पता लगाने के लिए दिन के वक्त ब्लैकआउट एरिया में जाने का फैसला करते हैं और इसी बीच यूरा और ओलिया के बीच केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। वे देखते हैं कि रास्ते में उनके बहे हुए टैंकर्स डैमेज हालत में पड़े होते हैं, उनमें से वेपन्स भी गायब होते हैं। मेजर एक गाड़ी पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि सिटी की कई बिल्डिंग्स ट्विन टावर्स की तरह गिरी पड़ी होती हैं और ये देखकर तो मेजर चौंक ही जाता है। टीवी पर न्यूज चल रहा होता है कि तीसरी वेव शुरू हो चुकी है और लोगों से निवेदन है कि सभी सावधानी बरतें। ये सब सुनकर लोगों को लगता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और हर कोई अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगता है। इसके बाद सिटी में क्राइम रेट भी और बढ़ जाता है और गवर्नमेंट दुश्मन का और उसके मकसद का पता लगाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू करती है। इसके तहत सोल्जर्स की कई टीमें ब्लैकआउट एरिया में अलग अलग दिशाओं में जाकर चेक करती हैं। लवर्स की भावनाओं को समझकर मूवी के डायरेक्टर ने यूरा और ओलिया को एक ही टीम में डाला होता है और इसी दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री और भी बढ़ रही होती है। दूसरी ओर ओले की टीम का एक सोल्जर घायल हो जाता है, उसे ट्रीट करने एलेना आती है और ओले की टीम को ज्वाइन करती है। अब डायरेक्टर साहब बॉलीवुड में होते तो लव स्टोरी भी बढ़िया बनाते। अब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। यूरा की टीम डिसाइड करती है कि रात को किसी सेफ जगह ठहरकर सुबह ऑपरेशन कंटिन्यू किया जाए। वे एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत टेरेस पर जाकर रस्सी से नीचे उतर सके। अगले दिन यूरा ओलिया को गले लगाता है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब टीम का कैप्टन यूरा को खिड़की के बाहर नजर रखने को कहता है। यूरा जाकर खिड़की से देखता है तो सामने के फूड स्टोर को देखकर उसे शक होता है। वो ओलिया के कैमरे का फुटेज देखता है तो उसमें फूड स्टोर का दरवाजा बंद होता है, लेकिन अब दरवाजा खुला होता है। हवा से खुला हुआ दरवाजा बंद हो सकता है पर बंद दरवाजा खुल नहीं सकता, मतलब स्टोर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। और इस तरह गैस करके भी वेपन्स के लिए स्टोर के अंदर जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो कहता है कि शायद खाने की तलाश में कोई यहाँ आया होगा, वो हमारा एनिमी भी हो सकता है। ये सोचकर वे एक ट्रैप सेट करते हैं और अपनी बिल्डिंग में लौट आते हैं। यहाँ मिलिट्री कैंप में सशा एक खुली जगह में बैठा होता है। उसके पास मास्क पहना हुआ एक आदमी आकर कहता है कि मैं इड हूँ। उसे वहम समझकर सशा उठकर वहाँ से चलने लगता है। तभी इड कहता है कि टाइम बहुत कम है, तुम्हारी मदद से ही मैं तीसरी वेव को रोक सकता हूँ। और ये कहकर वो अपना मास्क हटाता है। उसका डरावना और अजीब सा चेहरा देखकर सशा चौंक जाता है। तभी मरीना और कुछ सोल्जर्स गन लेकर वहाँ आते हैं और इड से पूछते हैं कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। तब सशा रियलाइज करता है कि ये वहम नहीं बल्कि सच है और अचानक सोल्जर्स अपनी गन मरीना पर पॉइंट करते हैं। अब कंफ्यूजन में मरीना कहती है कि तुम पागल हो गए क्या, मुझे नहीं उसे शूट करो। अब ये कहकर वो मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ इड की जगह पर वही खड़ी दिखती है। वो चौंक जाती है और समझ जाती है कि सोल्जर को उसकी जगह पर इड और इड की जगह पर वो दिख रही है, इसीलिए वे गन्स उसकी ओर पॉइंट कर रखे हैं। इड कहता है ये मेरी सुपर पावर का एक छोटा सा सैंपल है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, पर वो मेरा मकसद नहीं है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब और कोई रास्ता न पाकर मरीना उसकी बात सुनने लगती है। धीरे धीरे अंधेरा होता है और तब यूरा की टीम फूड स्टोर में कुछ हिलता हुआ देखती है। सोल्जर उसे चेक करने जाते हैं। ओलिया पूछती है मैं क्या कुछ मदद करूं? यूरा उसे पर्पल और रेड कलर की दो छोटी मिसाइल देकर कहता है अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए तो पर्पल मिसाइल लॉन्च करना और तुरंत हमें मिलिट्री कैंप से मदद मिलेगी, और रेड मिसाइल से वे समझ जाएंगे कि अब कोई नहीं बचा सकता और हम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बी केयरफुल एंड टेक केयर। ये कहकर वो सोल्जर्स को लेकर चला जाता है, पर ओलिया यूरा को अकेले नहीं भेजना चाहती, इसलिए वो भी साथ चली जाती है। फिर वो उस स्टोर के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब फेंकते हैं और बॉम्ब के फटते ही अंदर जाते हैं। वहाँ एक टीनेज का लड़का घायल होता है और इन्हें अपनी गलती का एहसास होते ही वे उस लड़के को अपनी बिल्डिंग में लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ मरीना इड से पूछती है तुम कौन हो? इंसान जैसे तो तुम लगते नहीं। इड कहता है मैं दूसरे सोलर सिस्टम का एलियन हूँ और 2 लाख साल ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरा प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है और वहाँ के लोगों को एक नए प्लेनेट की जरूरत है। हमारा और धरती के लोगों का डीएनए लगभग सेम है, इसीलिए हमने धरती को अपना प्लेनेट चुना है और यहाँ के सभी जीव जंतुओं को मिटाकर धरती पर कब्जा करना ही हमारा प्लान है। 1 महीने पहले मैंने एक रेडिएशन भेजकर धरती में ब्लैकआउट किया था, लेकिन कुछ जगहों पर उस वक्त चांदनी थी और वहाँ मेरा रेडिएशन काम नहीं किया, इसीलिए तुम लोग बच गए। मैंने सोचा था कि अकेले मैं ही अपने प्लेनेट से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरे प्लेनेट से रा नाम का एक एलियन भी यहाँ पर आया है और उसी ने यहाँ के जीव जंतुओं का माइंड कंट्रोल किया है और उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। और 1 ही महीने में उसने आपकी सारी वेपन्स चुराकर तीसरी वेव शुरू कर दी है। सिर्फ सशा ने उसको देखा है और उसकी मदद से रा को खत्म करके तीसरी वेव को रोक सकते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं मानना चाहता और मुझे अपना दोस्त समझो, लेकिन मेरे प्लेनेट से लाखों एलियंस धरती पर आने वाले हैं और आप लोगों की सेफ्टी के लिए रा को खत्म करना होगा। मरीना पूछती है चलो मान लिया कि तुम 2 लाख साल ट्रेवल करके आए हो, लेकिन क्या तुम्हारे प्लेनेट में कोई मरता नहीं? इड कहता है कि हमारे प्लेनेट में मौत नाम की कोई चीज नहीं है, पर कोई हमें मार दे वो अलग बात है। हम लोग अपने शरीर के हिस्सों को और सेल्स
को रिफ्रेश करते रहते हैं। आप लोगों की तरह हमने अपनी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ाई है और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 4 या 5 लाख है। तभी मरीना को एक कॉल आता है जिसमें यूरा की टीम बताती है कि फूड स्टोर से लाया गया वो बच्चा ठीक हो रहा है, पर अचानक उसने कैप्टन का चाकू निकालकर उसको बेरहमी से मार दिया है, इसीलिए हमने उसे शूट कर दिया। अब मरीना रियलाइज करती है कि इड की बात बिल्कुल सच है और वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो इड को सशा के पास लेके जाती है। तभी ब्लैकआउट एरिया में कई लोग वेपन्स लेकर आते हैं और सोल्जर्स की सभी टीम को अटैक करते हैं। इस लड़ाई में कई सोल्जर्स मर जाते हैं और मुट्ठी भर सोल्जर बच जाते हैं। इस सिचुएशन में ओलिया पर्पल मिसाइल लॉन्च करती है। फिर ओलिया, यूरा और 2 सोल्जर रस्सी से बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं और एक सेफ जगह की तलाश करते हैं। पर्पल सिग्नल को देखकर मिलिट्री कैंप का कैप्टन पूछता है कि ये किस टीम का सिग्नल है। इतने में बाकी टीम के सिग्नल भी आने लगते हैं। अब उनमें से 3 रेड मिसाइल के सिग्नल होते हैं। ये देखकर तो कैप्टन टेंशन में आ जाता है। इसी बीच इड सशा का माइंड कंट्रोल करके रा का लोकेशन पता लगाता है। सशा आंखें बंद करके एक बिल्डिंग का स्केच बनाता है जहां रा मौजूद होता है। अब अचानक सशा को लगता है कि रा उसको देख रहा है और वो चौंक कर आंखें खोलता है। तभी वहां ज़ेनिया भी दिखाई देता है। अब इड, मेजर, मरीना, ज़ेनिया और कुछ सोल्जर्स 3 टैंकर लेके वहां से बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में मरीना रियलाइज करती है कि सशा उनके साथ नहीं आया। तब इड कहता है कि सशा को वहां ले जाना ठीक नहीं है। मरीना गुस्सा होकर टैंकर रुकवा देती है और नीचे उतरकर वापस जाने की जिद करती है। तभी उनके ऊपर से कई मिसाइल जाकर मिलिट्री आउटपोस्ट को ब्लास्ट कर देती है। अब मरीना को और गुस्सा आता है और वो इड पर गन पॉइंट करती है, पर इड कैजुअली कहता है कि अगर सशा हमारे साथ होता तो मिसाइल हम पे अटैक करते। जिस तरह सशा के द्वारा हमने रा को देखा है उसी तरह रा ने भी सशा के द्वारा हमको देख लिया है और अब रा सोच रहा होगा कि उसने सशा के साथ मुझे भी खत्म कर लिया है। अब हमें जल्द से जल्द रा का पता लगाना होगा। अगर तुम मेरे प्लेनेट के एलियंस को जीतना चाहते हो तो ये कुर्बानी बहुत जरूरी है। और अब बेबस होकर मरीना और सोल्जर्स अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यूरा, ओलिया और 2 सोल्जर एक बिल्डिंग के सामने से गुजरते हैं तो एक फैमिली बैठी होती है। यूरा की टीम उन्हें शूट कर देती है। उस फैमिली की एक औरत को गोली लग जाती है और वो चीखने लगती है। ओलिया उसे कैमरे में रिकॉर्ड करती है। यूरा ओलिया को रोक कर एक और लेके जाता है। ओलिया कहती है कि हमें उस औरत की जान बचानी चाहिए थी। यूरा कहता है, फूड स्टोर के लड़के को तुम भूल गई क्या? वो भी तो नॉर्मल सा दिख रहा था, पर अचानक उसने कैप्टन का खून कर दिया। ये लोग भी नॉर्मल दिखते हैं पर असल में नॉर्मल नहीं है। उनकी बातों के बीच उन्हें कुछ लोग अटैक करते हैं जिसमें बाकी सोल्जर्स मर जाते हैं। यूरा और ओलिया बचकर ओलेग की टीम के पास जाकर पहुंच जाते हैं। वहां ओलेग, एलिना और कुछ सोल्जर जिंदा बचे होते हैं। तभी वहां मेजर को आते देख वे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो मेजर हमारी मदद के लिए तो आए। मेजर बताता है कि वो मदद के लिए नहीं बल्कि रा नाम के एलियन को खत्म करने के लिए निकला है। हमारा मिलिट्री आउटपोस्ट पूरी तरह मिट चुका है और अब हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उस रा को ढूंढकर उसको मार डालना ही सही होगा। हमारे पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। ये कहकर वो सबको उस बिल्डिंग की ओर लेके जाता है। वे उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो कई लोग वेपन्स के साथ अटैक करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इतने में बिल्डिंग से एक आदमी उनके टैंकर पर कूदता है और टैंकर फट जाता है और अब बिना टाइम वेस्ट किए उन लोगों को अपने बाकी टैंकर्स के नीचे कुचलते हुए बिल्डिंग के पास जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर भी अटैक करते हैं और कुछ लोग ऊपर से कूद कर इन्हें अटैक करते हैं। अब उनका दूसरा टैंकर भी फट जाता है। इतने में बचा हुआ एक टैंकर रा की बिल्डिंग में जाकर खड़ा होता है और बिल्डिंग में सभी को शूट करते हुए ओलेग और यूरा की टीम नीचे उतरती है। तब इड, यूरा और एक सोल्जर को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है और बाकी लोग एंट्रेंस पर खड़े होकर शूटिंग जारी रखते हैं। ऊपर चढ़ते हुए उन्हें कई लोग अटैक करते हैं और एक सोल्जर्स भी मारा जाता है। यूरा और इड बचकर ऊपर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इड यूरा को इशारा करता है और यूरा रा को अटैक करने जाता है, पर रा उसे धक्का दे देता है और यूरा टेरेस के एज पर लटक रहा होता है। बिल्डिंग के नीचे हजारों लोग ट्रक्स में आते हैं और गेट तोड़कर अंदर आ रहे होते हैं। वे सब रा को खत्म करना चाहते हैं। ऊपर रा और इड के बीच घमासान लड़ाई चलती है और लड़ाई के बीच इड रा के पेट से एक डिस्क जैसी चीज निकालकर तोड़ता है और तभी यूरा उसके पेट में एक बॉम्ब फिक्स करके दूर भागता है और रा वहीं फटकर मर जाता है और उसके आदमी भी अचानक नीचे गिरकर मरने लगते हैं। इसी बीच ओलेग, एलिना, ओलिया, मरीना और जेनिया टेरेस पे पहुंच जाते हैं। मरीना इड से पूछती है कि आगे क्या करना है। इड कहता है कि तुम सब आने वाले एलियन से लड़ने के लिए तैयार रहो, मैं भगवान की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जेनिया चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ काम किया और तुम्हारी मदद की, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इन्हें नहीं मुझे भी ठग रहे हो। तुम हमें बचाना ही चाहते हो तो 1 महीने पहले ही रा को खत्म कर सकते थे। इड कहता है कि मैं कई साल पहले धरती पर आ चुका था, पर यहाँ की पॉपुलेशन को देखकर डर रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों को आपस में लड़ता देखकर मैंने ये प्लान बनाया कि इनके माइंड में एक दूसरे के लिए दुश्मनी भर दूंगा और इस तरह तुम लोगों को एक दूसरे से मरवा डालूंगा। पर मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से लोग आपस में लड़कर मर गए हैं। मैंने अपनी रिसर्च के लिए तुम जैसे लोगों को जिंदा रखा और अब तुम सब मेरे गुलाम हो। तुम लोगों को मैं अपने प्यारे पालतू जानवर समझता हूँ। जेनिया गुस्से में उसे चाकू मारता है, पर इड की सुपर पावर के कारण उसने असल में मरीना को चाकू मारा होता है। अब ओलेग गन लेकर इड को मारने जाता है, पर यूरा रोक कर कहता है, यही हमारी बचने की इकलौती उम्मीद
उम्मीद है। इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतने में जेनिया इड को अटैक करता है, लेकिन इड उसका गला घोटने लगता है और मुठभेड़ के बीच इड का डिस्क नीचे गिर जाता है, पर इड ने उसे देखा नहीं होता। तब ओलेग इड को शूट करता है, लेकिन इड उसके पिता का रूप लेकर हर जगह दिखाई देता है। अचानक टेरेस की एज से जेनिया किसी को अपने साथ खींचकर नीचे कूदता है और सब देखते हैं कि नीचे इड और जेनिया मरे पड़े होते हैं। सब चैन की सांस लेने वाले होते हैं कि इतने में एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप बिल्डिंग की ओर आ रहा होता है और उसका एंट्रेंस खुलता है तो सभी घबराए हुए अंदर से आने वाले एलियंस का इंतजार कर रहे होते हैं, पर उसके अंदर से कोई नहीं आता। तभी इड का वो डिस्क ब्लिंक करने लगता है। अंदर लाखों बॉक्सेस के अंदर एलियंस सो रहे होते हैं और एक बड़े ट्यूब उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। ओलेग के हाथ में डिस्क फिर ब्लिंक करने लगता है और उन बॉक्सेस में लाइट जलने लगती है। उस तरह की डिस्क उन बॉक्सेस में भी होती है। वो एक्चुअली एक टाइमर होता है और उनके स्टार्ट होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एलियंस के जागने से पहले उन्हें मार डालने के इरादे से वे ऑक्सीजन ट्यूब को कट कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से एलियन मर जाता है। अब वे फटाफट सारे एलियंस का ऑक्सीजन सप्लाई कट करने लगते हैं और लगभग 98% एलियंस को मार डालते हैं और टाइम बहुत कम होता है और सिर्फ एक ट्यूब बची होती है। इतने में एलेना की गन खाली हो जाती है। फिर वो ओलिया की कुल्हाड़ी से उस ट्यूब को कट करने वाली होती है कि अचानक चौंक कर रुक जाती है। वे देखते हैं कि उन बॉक्सेस में एलियंस के बच्चे होते हैं। ठीक उसी वक्त टाइम खत्म होता है और वहाँ के कुछ बॉक्सेस के अंदर से एलियंस के बच्चे बाहर आते हैं। अब वे इन्हें देखकर घबराते हैं। तभी ये लोग अपने हथियार फेंक देते हैं और करुणा भरी नजरों से एलियंस के बच्चों को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और उनके बीच मुठभेड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, मजहब या जाति के नाम पर भेदभाव हो सकते हैं, पर जब इंसानियत पर इस तरह की मुसीबत आती है तो अपने भेदभाव भुलाकर सब इंसान बन जाते हैं और दिल करुणा और प्यार से भर जाता है और ऐसे दिल में दुश्मन के बच्चों पर भी प्यार ही उमड़ता है। और यही इस मूवी के डायरेक्टर ने दर्शाने की कोशिश की है। पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या एलियंस के बच्चों को अपनाकर उन्हें अच्छे इंसान की तरह बड़ा करना चाहिए? क्या उनका ये फैसला सही है? कमेंट से मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइए। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो